हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। सो दिस इज़ द फिफ्थ क्लास ऑफ सिलेक्शंस। तो इससे पहले 4 क्लासेस हम कर चुके हैं। हर क्लास के अंदर हमने 3 सेट सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पे भी हम 3 सेट्स सॉल्व करेंगे। नाउ दिस सेट सेज अ टीम इज़ टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 7 मेंबर्स A through G। इन दैट टीम एटलीस्ट वन अमंग BDF मस्ट बी सिलेक्टेड। तो हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, और जिनके बेसिस पे हमें ये 3 क्वेश्चन को आंसर करना है। और इम्पॉर्टेंट ये पे यहाँ पे ये है कि अगर आप देखो, यहाँ लिखा है टीम इज़ टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 7 मेंबर्स थ्रू A थ्रू G, मतलब यहाँ पे टीम का साइज़ नहीं दिया हुआ कितना है, ठीक है, कितने मेंबर्स टीम में होने चाहिए। और क्वेश्चन भी यही दे रखे हैं आपको कि अगर 4 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं तो क्या क्या होगा, ठीक है जी। अब क्या क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, हमारे पास जो 7 मेंबर्स हैं दे आर फ्रॉम A टू G, उनके नाम A से लेके G तक हैं। सो A B C D ये सारे हमारे पास टीम के मेंबर्स हैं। एटलीस्ट, अब यहाँ क्या दे रखा है, इन दैट टीम एटलीस्ट वन अमंग B D एंड F मस्ट बी सिलेक्टेड, मतलब B D या F में से एक जरूर होना चाहिए। B D F इनमें से एटलीस्ट वन है, ठीक है ना, एटलीस्ट वन जरूर सिलेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अकेला B हो सकता है, अकेला D हो सकता है, अकेला F हो सकता है, या फिर पेयर में हो सकता है B और D, B और F, D और F, या तीनों भी हो सकते हैं। और क्या दिया हुआ है, इफ B सिलेक्टेड देन नीदर C नॉर G कैन बी सिलेक्टेड। तो अगर B सिलेक्ट होता है तो C और G सिलेक्ट नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर C और G सिलेक्ट होते हैं तो फिर B नहीं होगा, अगर C सिलेक्ट हो गया तो B सिलेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर B सिलेक्ट हुआ तो C नहीं होगा, अगर C हुआ तो B नहीं होगा, क्योंकि अगर B होता है तो फिर C नहीं होगा, ठीक है। तो अगर C सिलेक्ट होता है तो B नहीं होगा, सेम अगर G सिलेक्ट होता है तो B नहीं होगा। A एंड F कैन नॉट बी सिलेक्टेड टुगेदर, A और F को आप एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर D सिलेक्ट होता है, इफ D सिलेक्टेड E मस्ट बी सिलेक्टेड, अगर D सिलेक्ट हुआ तो E जरूर होगा। इसका मतलब ये नहीं कि E होगा तो D भी होगा ना, D होगा तो E जरूर होगा। बट अगर E हुआ, नॉट नेसेसरली कि D भी होगा। बट अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, अगर D सिलेक्ट हो रहा है तो E जरूर होगा। मीन्स अगर E नहीं हुआ तो D भी नहीं होगा। अगर E सिलेक्ट नहीं होता है तो D भी सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर D सिलेक्ट हुआ तो E जरूर होगा, ठीक है। सेम आगे अगला पॉइंट है, इफ C सिलेक्टेड A मस्ट बी सिलेक्टेड। तो अगर C को सिलेक्ट करते हो A जरूर होगा, मतलब अगर A नहीं होता है तो C भी नहीं होगा, क्योंकि अगर C हुआ तो फिर A भी जरूर होगा। सो दीज आर द पॉइंट्स। अब इनके बेसिस पे हमें ये क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट कह रहा है, इफ अ टीम ऑफ 4 मेंबर्स इज टू बी सिलेक्टेड देन इन हाउ मेनी वेज द टीम कैन बी सिलेक्टेड। अब मुझे टीम में सिर्फ 4 मेंबर्स रखने हैं और देखना है टीम कितने तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है, अब देखो यहाँ पे इस सेट के अंदर हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। यहाँ बोला गया है कि BDF में से कम एक जरूर होगा, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं। सो दिस शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि मुझे इतना पता है यार, कोई और आए ना आए, BDF में से तो मुझे एक बंदा रखना ही रखना है, कम से कम एक पर्सन तो रखना ही है। तो BDF इट शुड बी माई स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, यहाँ से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जिनके बारे में पता है कि इनका टीम में आना ज़रूरी है, इनके बिना टीम नहीं बनेगी, हमेशा उन्हीं को पकड़ के चलो, उन्हीं से ही हमें हमेशा स्टार्ट लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बोला गया एटलीस्ट वन अमंग BDF मस्ट बी देयर, तो इन्हीं से ही हम स्टार्ट करेंगे कि एटलीस्ट वन मतलब तीनों भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। सो लेट्स टेक ऑल ऑफ देम। हमने तीनों को रख लिया टीम में, मैंने BDF तीनों को रख लिया टीम में। अब हमने BDF रखा, अब D आएगा तो E जरूर आएगा, तो फोर्थ, अब D है तो फोर्थ मेंबर E जरूर आएगा। सो ये हमारी एक टीम बन गई BDF E। तो अगर तीनों को रखते हो तो एक ही टीम बनती है BDF और E, और कुछ नहीं आएगा बिकॉज D के साथ E का आना जरूरी है, चौथा मेंबर E बन जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीनों को तो हमने रख लिया, अब हम इनके 2-2 के पेयर बनाएंगे। पहले BD का पेयर बनाएंगे, फिर देखेंगे कौन कौन सी टीम बन सकती है साथ में, फिर B और F का पेयर बनाएंगे, कौन कौन सी टीम बन सकती है, फिर D और F का पेयर बनाएंगे, कौन कौन सी टीम बन सकती है, ठीक है। तो अब 3 में से 2 सेलेक्ट करते हैं। लेट्स अज्यूम कि हमने B और D को सिलेक्ट किया, BD सेलेक्ट कर लिया। अब D के साथ, अच्छा ध्यान रखना, आपने B सेलेक्ट कर लिया, D कर लिया, अब आप इंटेंशनली F को सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, ध्यान देना। B सिलेक्ट हो गया, C और G बाहर हो जाएंगे आपके, ठीक है। D हो रहा है तो E का आना ज़रूरी है, ठीक है, E का आना ज़रूरी है, तो E आ गया आपके पास। अब बचा कौन, आपने 1 2 3 लोग बाहर कर दिए, तो A ही बचा आपके पास, सिर्फ A ही आ सकता है और तो कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपने B लिया, C और G बाहर हो गए, F आप इंटेंशनली छोड़ रहे हो क्योंकि आप 2 का पेयर लेकर चल रहे हो BDF में से, ठीक है ना। तो BDEA ये आपकी एक टीम बन जाएगी। इसके अलावा और पॉसिबिलिटी नहीं है, B और D के साथ और पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी।
क्योंकि आपने बी और डी रखा, एफ इंटेंशनली बाहर कर दिया, बी की वजह से सी और जी बाहर हो गए, तो बचे हमारे पास 4 मेंबर्स। ठीक है, तो बी और डी से यही पेयर बन सकता है। अब देखते हैं अगर बी के साथ हम एफ का पेयर बनाते हैं तो कौन सी टीम बन सकती है, बी और एफ। अब आपने क्या किया, आपने बी सेलेक्ट करा, एफ सेलेक्ट करा, आपने इंटेंशनली डी को छोड़ दिया है। ठीक है, डी आप नहीं लेके चल रहे हो। सी और जी, बी आपने सेलेक्ट करा है, सी और जी आप ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे। बी आ गया तो सी और जी बाहर हो गया। अब बचा कौन आपके पास, बचा ए और ई। अब क्योंकि आपने एफ को सिलेक्ट करा हुआ है तो आपके पास ए भी नहीं है अवेलेबल, अब ए भी अवेलेबल नहीं है। तो फिर आप देखो यार, आपने 4 लोगों को तो बाहर निकाल दिया, सी, जी, डी और ए, तो इससे टीम बन ही नहीं पाएगी। 7 लोग टोटल हैं, 4 आपने बाहर कर दिए, 3 मेंबर बचेंगे। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब बी और एफ का पेयर नहीं बन पाएगा, सिर्फ बी और एफ का पेयर नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब फिर अब बी और डी देख लिया, बी और एफ देख लिया, अब डी और एफ देख लेते हैं। डी एंड एफ, डी और एफ। आपने क्या किया, आपने डी, अच्छा डी साथ ई का आना ज़रूरी है। ठीक है, आपने बी को इंटेंशनली छोड़ दिया। ठीक है जी, आपने डी को रखा, ई को रखा और एफ को रखा। एफ आ गया तो ए बाहर हो जाएगा, ए इज आउट। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे मैं सी ले नहीं सकता। ठीक है, हमारे पास बचा कौन, अब हमारे पास सी बचा है या जी बचा है। ठीक है, तो अगर मैं सी को लेता हूँ तो सी के साथ ए आ जाएगा, सी के साथ ए आ जाएगा। ठीक है, उस केस में सी लेते हो आप तो ए साथ में आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है, एफ के साथ ए आ नहीं सकता। इसका मतलब मुझे सी को भी बाहर करना पड़ेगा। बचा कौन फिर मेरे पास, जी, तो डी एफ ई जी, ये पॉसिबल है, डी एफ ई जी। ठीक है, हमने डी एफ का पेयर बनाया, उसके साथ एफ आ गया तो ए बाहर हो गया, बी हमने इंटेंशनली बाहर रखा हुआ है, सी आ नहीं सकता क्योंकि सी आएगा तो ए भी आ जाएगा। ठीक है, सी बाहर हो गया और ई तो आएगा आएगा, फिर फोर्थ मेंबर जी ही हो सकता है। तो ये तब है जब हमने 2-2 का पेयर बनाया इनका। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद बी डी एफ में से किसी एक को ही सिलेक्ट करेंगे, बाकी 2 को नहीं करेंगे। लेट्स अज्यूम कि हमने अकेले बी को सिलेक्ट करा, अकेले बी को सिलेक्ट करा इसमें से, मतलब डी और एफ मैंने बाहर कर दिए, मैं इनको सिलेक्ट ही नहीं कर रहा। बी आ गया तो सी और जी बाहर हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि सी डी एफ जी 4 लोग आपने बाहर कर दिए, 4 की टीम ही नहीं बन पाएगी, मेंबर ही आपके पास 3 बचे हैं, बी ए और ई, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अकेले बी से टीम नहीं बन पाएगी। अब देखते हैं क्या अकेले डी से टीम बन सकती है। अगर अकेला डी रखता हूँ तो ई तो आना ही आना है, डी आ गया तो ई आएगा। अब मैंने अकेला डी रखा है इसमें से, तो बी और एफ मैंने बाहर कर दिए। ठीक है, अब डी ई ये हमारी टीम में आ गए। बाकी 2 मेंबर कौन हो सकते हैं, लेट्स अज्यूम कि हमने ए को ले लिया, ए को ले लिया और जी को ले लिया, पॉसिबल है, ए एंड जी आर पॉसिबल। सिमिलरली डी और ई के साथ सी और ए भी पॉसिबल है, सी ले लिया और ए भी ले लिया, ये भी पॉसिबल है। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है, आपने देखो आपने बी एफ बाहर कर दिया, डी के साथ ई को आपको लेना ही पड़ेगा, 2 आपने ये ले लिए। ठीक है, बाकी 2 लोग या तो आप ए और सी चूज़ कर सकते हो, सी चूज़ करेंगे तो ए आएगा ही आएगा, तो सी और ए आ सकते हैं। फिर या फिर आपको ए और जी लेने पड़ेंगे। ठीक है, ए और जी रखना पड़ेगा आपको, सी आएगा तो ए पक्का आएगा, ए आएगा तो ज़रूरी नहीं कि सी आएगा। सो 1 2 3 4 5 बन चुकी है अभी तक टीम। तो डी के साथ, अकेले डी के साथ हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। अब इसमें देखना पड़ेगा कोई टीम कहीं रिपीट तो नहीं हो रही है, ऐसा हो सकता है कि टीम्स रिपीट हो जाएं, बी डी ई एफ, बी डी ई ए, डी एफ ई जी, डी ई ए जी, डी ई सी ए, अभी तक कोई रिपीट नहीं हो रही है। चलिए, अकेला डी हमने देख लिया, अकेला अब बी भी देख चुके हैं, अकेला हम एफ देखेंगे। अगर अकेले एफ को रखते हैं तो क्या होता है, अकेला एफ। ठीक है, मतलब हम अब बी और डी को इंटेंशनली बाहर कर रहे हैं। अब एफ आ गया तो ए भी नहीं आएगा। ठीक है जी, 3 लोग बाहर हो गए, एफ आ गया तो ए नहीं आएगा। अब मेरे पास कौन बचा एफ के साथ, सी ई जी। अब मैं अगर एफ के साथ सी ई जी रखता हूं तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सी आएगा तो ए भी आएगा, सो नॉट पॉसिबल, है ना। तो फिर टीम 5 की हो जाएगी, सो ये पॉसिबल नहीं है। और ए और एफ इकट्ठे आ नहीं सकते, ए एंड एफ कैन नॉट बी टुगेदर, ये भी साथ में प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब अकेले एफ के साथ भी हमारी टीम नहीं बन पाएगी। ठीक है, अकेले एफ के साथ भी टीम नहीं बन पाएगी। सो दीज आर द ओनली 5 पॉसिबिलिटीज जो हमारे पास आती हैं। सो देर आर 5 वेज टू फॉर्म अ 5 मेंबर टीम। ठीक है जी, चलिए
नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स इज टू बी सिलेक्टेड देन हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी सिलेक्टेड, कौन सिलेक्ट नहीं हो सकता। अब एक चीज नोटिस करो यार यहाँ पे कि आपको ए और एफ को इकट्ठे नहीं रखना, मतलब आपको ए या एफ में से किसी एक को तो बाहर करना है, ठीक है जी, ए या एफ में से किसी एक को बाहर आपने करना है, 5 की टीम आपको बनानी है। मान लीजिए आपने ए को नहीं लिया, लेट्स अज्यूम कि हमने ए को नहीं लिया, अब 5 की टीम बनानी है, 7 लोग हैं, ए आप ऑलरेडी बाहर कर चुके हो। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मान लीजिए टीम में बी को रखते हो, आप ए ऑलरेडी बाहर कर चुके हो, बी को रखा आपने तो सी और जी भी बाहर हो जाएंगे। अगर आपने ए को बाहर किया, ठीक है ना, तो आपको एफ रखना पड़े, एफ आप रखोगे, रख लोगे आप, ठीक है, या आप नहीं भी रखते, लेट से आपने ए अगर बाहर कर दिया तो अगर आप बी रखते हो तो सी और जी बाहर हो जाएंगे। अब 3 लोग तो आपने बाहर कर दिए 7 में से, तो 5 की टीम तो बनी नहीं पाएगी। सिमिलरली अगर आप एफ को नहीं रखते हो, ए को रखने की कोशिश करते हो, स्टिल वही प्रॉब्लम है, बी रखा आपने, सी और जी बाहर हो गए, फिर 3 लोग बाहर हो गए, 4 लोग रह गए आपके पास, 4 की टीम बनी नहीं पाएगी। इसका मतलब दिक्कत ये बी क्रिएट कर रहा है। जैसे बी आप रखते हो, सीधी सी बात है, बी रखने से क्या होगा, अगर आप बी को सिलेक्ट करते हो तो आप सी और जी को बाहर कर देते हो, दोनों को, फिर ए या एफ में से एक बंदा बाहर चला जाएगा, पक्का जाएगा, ठीक है, तो 3 लोग तो बाहर हो जाते हैं इस केस में, तो हमारे पास 5 लोग बचते नहीं हैं। और ये क्यों हो रहा है, ये सिर्फ बी की वजह से हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमें बी को ही बाहर निकालना पड़ेगा, यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसका मतलब अगर टीम बनानी है तो बी बाहर हो जाएगा ना। उसके बाद क्या क्या आ सकता है, डी आ सकता है, एफ आ सकता है, डी आ गया, ई आ सकता है, आप ए रख लीजिए, लेकिन ए और एफ एक साथ नहीं आएंगे ना, तो ए नहीं आएगा यहाँ पे। आपने एफ रखा, आपने ए बाहर कर दिया, आपने बी बाहर, बेसिकली ए और बी बाहर हो गया आपके पास। अब इस केस में दिक्कत ये आ जाएगी कि अब आप सी भी नहीं रख पाओगे। आपने अगर डी एफ रखा, आप डी रख रहे हो, एफ रख रहे हो, डी एफ की वजह से आपने ए बाहर कर दिया, ठीक है, बी आप ऑलरेडी बाहर कर चुके हो, तो आपको बाकी 5 लोग रखने पड़ेंगे। बाकी 5 कौन है, डी एफ सी ई जी, ठीक है ना, ये 5 रखने पड़ेंगे। बट दिक्कत ये है, सी रखते हो तो एक आना ज़रूरी है, तो इसका मतलब आपको एफ को बाहर करना पड़ेगा, ठीक है, आपको एफ को बाहर करना पड़ेगा। सो टीम क्या बनेगी, आपने बी को बाहर करना है, एफ को बाहर करना है, बी बाहर होगा, एफ बाहर होगा पक्का। तो फिर कौन आएगा टीम में, टीम में आएगा ए, सी, डी, ई और जी, यही 5 मेंबर्स की टीम बन सकती है, विच मीन्स बी और एफ टीम में नहीं होंगे। तो हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी सिलेक्टेड, एफ नहीं सिलेक्ट हो सकता, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, बी सिलेक्ट नहीं हो सकता, ऑप्शन में दिया हुआ है, सो ऑप्शन 4 आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इफ अ टीम ऑफ 3 मेंबर्स इज टू बी सिलेक्टेड देन इन हाउ मेनी वेज दैट टीम कैन बी सिलेक्टेड। अब आपको 3 मेंबर्स की टीम बनानी है, ठीक है, कितने तरीके से बना सकते हो, अगेन सब कुछ वही देखना पड़ेगा। अगेन स्टार्ट वहीं से करेंगे, BDF से। BDF तीनों को रखेंगे, 2-2 के पेयर बना के रखेंगे और सिंगल सिंगल लेके चलेंगे, ठीक है जी, यही कर सकते हैं। तो एक तो सिर्फ यही बन जाएगी। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, BDF की टीम नहीं बन पाएगी। अगर आप बोलो कि तीनों को रख लिया और BDF की, तो ये पॉसिबल नहीं है। रीज़न बीइंग, आपने डी लिया तो ई को लेना पड़ेगा। अगर आप बोलो कि मुझे BDF में से कम एक लेना है, तो मैं तीनों को रख लेता हूँ, क्योंकि पहले क्वेश्चन में भी यही हमने किया, हमने तीनों को रख के देखा, हमने 2-2 के पेयर बनाए, हमने सिंगल सिंगल को रख के देखा BDF में से। अब इस केस में अगर मैं BDF को तीनों को रखता हूँ तो डी के साथ ई का आना ज़रूरी है, तो इसमें टीम 4 मेंबर की बन जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि हम BDF तीनों को नहीं रख सकते यहाँ पे, तो तीनों वाला केस निकल जाएगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 2-2 के पेयर बना के देखने पड़ेंगे। BD का पेयर बनाते हैं, फिर देखते हैं कितने तरीके से टीम बन सकती है। BF का पेयर बनाते हैं, फिर देखते हैं कितने तरीके से टीम बन सकती है। DF का पेयर बना के फिर अकेले का पेयर बना के, अकेले को लेके, ठीक है। तो लेट्स से हमने पहले B और D को रखा, अब B और D से एक ही टीम बनेगी, बिकॉज आपने D रखा है तो E का आना ज़रूरी है। तो अगर आप B और D का पेयर पकड़ते हो तो आपके पास एक ही टीम बनती है, B, D और E, D के साथ E का आना ज़रूरी है। सेम अगर आप लेट्स से एक पेयर BD का बन गया, एक BF का बनना है, एक DF का बनना है। अगर आप DF का पेयर भी बनाते हो तब भी टीम यही बनेगी, DF और E, क्योंकि D के साथ E आ गया, ठीक है ना। तो B, D और F, D के साथ यही पेयर बनेगा। अब बचा क्या, B और F। B और F के साथ क्या आ सकता है, BF,
समझाइए, हम दो दो के पेयर बना रहे हैं, बी डी का पेयर लिया तो ई आ गया, डी एफ का पेयर लिया तो ई आ गया, तीन ही पेयर बन सकते हैं, बी डी बी एफ डी एफ। ठीक है, बी डी डी एफ कर लिया, अब बी एफ रह गया। अगर बी और एफ रखते हो, एफ रखा ए बाहर हो गया, ए बाहर हो गया, बी रखा सी और जी बाहर हो गया। ठीक है जी, तो अब हम किसको लेके चल रहे हैं? अच्छा, डी हम इंटेंशनली छोड़ रहे हैं क्योंकि हम पेयर बना रहे हैं यहाँ पे, तो डी को छोड़ दिया हमने, डी बाहर हो गया, चार लोग निकल गए, बचा कौन फिर? बी ई एफ, बी ई एफ, बी एफ और ई, ई के साथ किसी का झगड़ा नहीं है ना, तो बी एफ ई बन सकती है टीम, बी एफ बन सकती है। अगर बी और एफ का पेयर बनाते हो तो फिर बी एफ के साथ सिर्फ आप ई को लेके चल सकते हो, क्योंकि आपने बी लिया, सी जी बाहर हो गया, एफ लिया, ए बाहर हो गया, डी आप इंटेंशनली छोड़ रहे हो। ठीक है, चार लोग छोड़ दिया आपने, तो बचा ही आपके पास सिर्फ बी एफ और ई। तो जब मैंने बी डी एफ के दो दो के पेयर बनाए हैं तब भी मेरे पास यही बन पाए हैं। ठीक है, तीन टीम्स ये बन पाई हैं। अब देखते हैं अगर इनको सिंगल सिंगल सेलेक्ट करते हैं, मतलब सिंगल मतलब अकेला बी या अकेला डी या अकेला एफ। अब मैंने अकेला बी चूज़ किया, अकेले बी को चूज़ किया, तो इसका मतलब मैं इंटेंशनली अब डी और एफ को छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इंटेंशनली डी और एफ को छोड़ रहा हूँ। फिर बी चूज़ करने से क्या हुआ? सी और जी भी बाहर हो गए, चार लोग बाहर हो गए, बचा कौन मेरे पास? मेरे पास बचा बी ए और ई, ये बच रहा है, तो बी ए और ई की ही टीम बन सकती है और कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, तो इस तरह से सिस्टमेटिकली अगर हम करेंगे ना, पहले तीन लोग पकड़ के फिर दो दो के पेयर बना के फिर सिंगल सिंगल के, तभी सेट सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपको स्टार्ट यहीं से करना है, क्योंकि ये तीन लोगों में से कम एक का आना ज़रूरी है, बाकी कोई आए ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने बी को चूज़ किया, सिंगल पर्सन बी, उससे आपने सी और जी बाहर निकाल दिया। ठीक है, डी और एफ इंटेंशनली बाहर निकाल रहे हो आप, तो चार लोग बाहर निकाल दिए, बचा ही आपके पास बी ए और ई। तो अगर आप सिंगल बी को लेके चलते हो तो आपके पास एक ही टीम बनती है, बी ए और ई की। ठीक है जी, अब देखते हैं अगर हम सिंगल डी को लेके चलते हैं तो क्या होता है। सिंगल डी लेने का मतलब ये है कि बी डी एफ में से सिंगल डी लेने का मतलब है कि मैंने बी को इंटेंशनली छोड़ दिया, एफ को इंटेंशनली छोड़ दिया। अब डी के साथ ई का आना तो ज़रूरी है। ठीक है, तो डी और ई आ गए, सो डी और ई के साथ ए आ सकता है ना, डी ई ए आ सकता है, या फिर डी ई के साथ सी नहीं आएगा। ध्यान रखना, अगर आपने डी ई के साथ सी लगाया तो ए का आना ज़रूरी है, बिकॉज सी के साथ ए आएगा, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो सी नहीं आएगा, ए आ सकता है, सी नहीं आ सकता, और कौन बचा? जी, डी ई और जी भी आ सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, डी ई और जी भी आ सकते हैं। तो अकेला डी रखते हो तो दो टीम बनती हैं, डी ई ए और डी ई जी की। अब हम अकेले एफ को लेके चलते हैं। अकेला एफ चूज़ किया आपने, अकेला एफ चूज़ करने का मतलब है कि आप बी डी एफ में से इंटेंशनली बी और डी को निकाल रहे हो। अच्छा, एफ लिया आपने तो ए बाहर हो जाएगा, ए बाहर हो जाएगा तो सी भी बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सी सिलेक्ट हो गया तो ए को होना ही पड़ेगा, अगर ए सिलेक्ट नहीं हो रहा तो फिर सी भी नहीं होगा। ठीक है, ए सिलेक्ट नहीं हो रहा, सी नहीं होगा। अब बचा कौन मेरे पास? मेरे पास बचा है ई एफ जी, ई एफ जी। एफ के साथ आप ई और जी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एफ ई जी ये आ सकते हैं, एफ ई जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। ठीक है, तो अकेला एफ आपने रखा तो ये टीम बनेगी आपके पास। तो टोटल कितनी टीम बन सकती हैं अब आपके पास? 3 2 5 और 2 7, 7 बन सकती हैं, ऑप्शन ए दे रखा है आपको। ठीक है, तो बेस्ट वे इसको करने का यही है कि आपको अगर ये बोला गया है कि बी डी एफ में से आपको किसी एटलीस्ट एक को सिलेक्ट करना है तो वहीं से करो। एटलीस्ट वन का मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो तीनों को सिलेक्ट करके देखो, फिर दो दो के पेयर बना के फिर सिंगल सिंगल लेके देखो। ठीक है, चलिए अब आई होप सबको समझ आया होगा सेट ये वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ बोला गया राहुल हैज़ टू सेलेक्ट 5 बुक्स फ्रॉम 9 बुक्स। अमंग दोज 9 बुक्स 5 बुक्स आर प्रिंटेड इन द डिफरेंट ईयर्स 2004, 5, 6, 7 एंड 8 एंड द रिमेनिंग बुक्स आर रिटन बाय डिफरेंट ऑथर्स ए बी सी एंड डी। ठीक है जी, टोटल 5 बुक्स सेलेक्ट करनी है फ्रॉम 9 बुक्स। 9 बुक्स में से 5 बुक्स जो हैं वो प्रिंट हुई हैं डिफरेंट ईयर्स में, 2004, 5, 6, 7 और 8 में, और बाकी जो 4 बुक्स हैं वो ए बी सी डी ऑथर्स ने लिखी हैं। टोटल 9 बुक्स में से 5 बुक्स का ईयर ऑफ पब्लिकेशन दे रखा है और 4 बुक्स का जो है ऑथर दे रखा है हमें। ठीक है जी, मतलब
ये आपस में इनमें कुछ ओवरलैप नहीं है, ABCD ऑथर्स अलग हैं और बाकी जो 5 बुक्स हैं उनके पब्लिकेशन ईयर्स अलग हैं। राहुल हैज़ टू सेलेक्ट एटलीस्ट 2 बुक्स विच वर प्रिंटेड इन द गिवन अबव गिवन ईयर्स। तो 5 बुक सेलेक्ट करने में इसका मतलब ये नहीं कि 4 आपने ऑथर्स की कर ली हो और एक आपने ईयर ऑफ पब्लिकेशन देख के कर ली, ऐसा नहीं होगा। पब्लिकेशन ईयर देख के आपको 2 बुक्स तो सेलेक्ट करनी है, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली 2, अगेन एटलीस्ट 2 बुक्स आपको सेलेक्ट करनी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि चारों आपने ABCD की बुक्स, एक बुक आपने A की पकड़ ली, B की, C की, D की और एक फिर आपने कोई पब्लिकेशन ईयर पकड़ लिया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कम से कम 2 आपको ईयर देख के बुक्स सेलेक्ट करनी है। चलिए, और क्या क्या दे रखा है, और दे रखा है हमें यहाँ पे कि इफ़ द बुक विच वॉज प्रिंटेड इन इधर 2004 और 8 इज सिलेक्टेड देन द बुक रिटन बाय A मस्ट नॉट बी सिलेक्टेड। ऑल राइट, इसको लिख लेते हैं कि अगर 2004 या 2008 वाली बुक आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो A की बुक सेलेक्ट नहीं कर सकते आप। बुक रिटन बाय A कैन नॉट बी सिलेक्टेड, मस्ट नॉट बी सिलेक्टेड। सेकंड पॉइंट कह रहा है बुक विच वॉज प्रिंटेड इन 2006, जो 2006 में प्रिंट हुई है, कैन नॉट बी सिलेक्टेड विद द बुक्स विच वर प्रिंटेड इन द प्रीवियस ईयर्स ऑफ 2006। तो जो 2006 से पहले प्रिंट हुई हैं उनके साथ ये बुक सेलेक्ट नहीं की जा सकती, विच मीन्स 2006 वाली जो बुक है ये सिलेक्ट हो सकती है ओनली विद द बुक्स रिटन इन 2007 एंड 2008। ठीक है, 2006 से पहले वाली बुक्स के साथ ये सिलेक्ट नहीं हो सकती, 2006 वाली बुक सिर्फ 7 और 8 के साथ हो सकती है। द बुक विच वॉज रिटन बाय D कैन नॉट बी सिलेक्टेड विद द बुक्स विच वर प्रिंटेड इन द प्रीवियस ईयर्स ऑफ 2007। तो D की जो बुक है ये भी 2007 से पहले नहीं, 2007 से पहले की जो बुक प्रिंट हुई है उनके साथ सिलेक्ट नहीं हो सकती। मतलब D की बुक भी 2007 और 2008 के साथ ही सिलेक्ट हो सकती है, जो 2007 और 8 में हुई हैं उनके साथ ही हो सकती है। नेक्स्ट, द बुक्स विच वर प्रिंटेड इन 2005 एंड 7 शुड नॉट बी सिलेक्टेड टुगेदर। तो 2005 और 2007 की जो बुक्स हैं एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते आप। If the book which was written by C is selected, then only 2 books are to be selected which were printed in the consecutive years. तो अगर आपने C की बुक सेलेक्ट करी ना, तो आपको 2 बुक सेलेक्ट करनी है सिर्फ जो पब्लिकेशन ईयर वाली होंगी और दे शुड बी इन द कंसेक्यूटिव ईयर्स। सो ओनली 2 विद कंसेक्यूटिव ईयर्स। ठीक है जी, तो ये कंडीशन, ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, तो ये कंडीशंस हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स कैन नॉट बी सिलेक्टेड, कौन सी बुक सेलेक्ट नहीं कर सकते। देखो, अगर हम ऑप्शंस लेके करेंगे ना बहुत दिक्कत हो जाएगी। पॉसिबिलिटीज़ बना के देखते हैं कि क्या क्या बन सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो स्टार्ट करने तो कहीं से भी कर सकते हो आप। 2 मुझे पब्लिकेशन ईयर वाली बुक्स तो चाहिए, ठीक है, कम से कम 2। तो कम से कम 2 पब्लिकेशन ईयर वाली तो 3 ऑथर्स की हो जाएंगी, या 3 पब्लिकेशन वाली हो जाएंगी 2 ऑथर की हो जाएंगी, या 4 पब्लिकेशन वाली हो जाएंगी 1 ऑथर की हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। अब एक काम करते हैं, सी के बारे में बोला गया कि अगर सी को हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स वाली बुक्स जो हैं प्रिंट, जो कंसेक्यूटिव ईयर्स में प्रिंट हुई हैं वो हमें सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ओनली 2 बुक्स, ठीक है, आर टू बी सिलेक्टेड, ठीक है, विच आर प्रिंटेड इन द कंसेक्यूटिव ईयर्स। तो अगर हम सी को सेलेक्ट करते हैं तो देखते हैं, एक बार हम सी को सेलेक्ट करते हैं, एक बार फिर नहीं करेंगे सी को सिलेक्ट। ठीक है, विदाउट सी चेक करते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। मान लीजिए मैंने सी को सिलेक्ट करा, सी के साथ मुझे अब 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स वाली बुक्स पकड़नी है, तो कौन कौन सी हो सकती है। 2004-5, अगर मान लीजिए मैं सी के साथ मैं ले लेता हूँ 2004 और 5 की बुक्स 2। ठीक है, अब प्रिंटेड वाली खत्म होगी आपकी, प्रिंट और कोई नहीं ले सकते, सी के साथ सिर्फ 2 ही आप बुक ले सकते हो प्रिंटेड ईयर्स वाली, पब्लिकेशन ईयर्स वाली, सॉरी। अब मुझे बाकी ऑथर्स की लेनी पड़ेंगी। अब अगर आपने 2004 ले लिया तो ए नहीं आएगा, देखो ए नहीं आ सकता, 2004 सेलेक्ट किया तो ए नहीं आ सकता। तो ऑथर में आप देखो ABCD आपके पास ऑथर्स हैं, आपने, अब आपका ए ऑथर बाहर हो गया। आप डी सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि डी की बुक सिर्फ 7 और 8 के साथ ही सिलेक्ट हो सकती है, यहाँ 4 और 5 है, डी बाहर हो गया।
तो अब आपके पास अगर ऑथर पकड़ोगे भी तो एक ही बचा आपके पास बी इसके साथ, तो 5 बुक आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, बुक से सिर्फ 4 सेलेक्ट हो पा रही हैं, विच मीन्स के सी के साथ 2004-5 नहीं आएगा, ठीक है, इसके साथ 2004-5 नहीं आ पाएगा। तो अगर मैं इसके साथ अगला कॉम्बिनेशन देखूं कंसेक्टिव ईयर्स का, 2005 और 6 का देखते हैं। अब देखो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2006 की जो बुक है वो सिर्फ 7 और 8 के साथ ही आ सकती है, तो ये कॉम्बिनेशन वैसे पॉसिबल नहीं है। 2006 की बुक 5 के साथ आ ही नहीं सकती, ठीक है, तो सी के साथ ये कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं देखूं 2006 2007 को देखूं मैं, अगर 2006 और 2007 को देखें, अब हम किसको साथ में ले सकते हैं, यहाँ पे डी को नहीं ले सकते, बिकॉज डी की बुक सिर्फ 7 और 8 के साथ आएंगी। तो ए को रख सकते हो, ए की बुक सिर्फ 2004 और 8 के साथ नहीं आ सकती, इनके साथ आ सकती है, तो ए को रख सकते हैं, बी को रख सकते हैं। सो दिस इज़ वन पॉसिबिलिटी कि ए बी सी की बुक सेलेक्ट करी और फिर 2006 और 7 वाली पब्लिकेशन वाली बुक्स हमने सेलेक्ट कर ली, तो ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है हमारे पास। अब देखते हैं अगला पॉसिबल कॉम्बिनेशन सी के साथ, तो 2006 भी हो गया, 7 हो गया, आगे कौन सा आएगा 7 और 8 का, 2007 और 8, 4-5 कर लिया, 5-6 कर लिया, 6-7, 7-8, 7-8। अब अगर 2007 और 2008 लेके चलते हो आप, अब 2008 आ गया तो ए नहीं आएगा, है ना, ए की बुक 2008 के साथ नहीं सेलेक्ट हो सकती, तो अब ए नहीं आ सकता, तो बचा कौन, बी और डी। बी की तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं हमारे पास, डी चेक करो, डी की बुक सिर्फ 2007 या 8 के साथ ही आ सकती हैं, तो डी की बुक यहाँ पे आ सकती है, दिस इज़ द सेकंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये तो कॉम्बिनेशन हमने तब बनाया जब हमने सी को कंपल्सरी सिलेक्ट करा है ना, ज़रूरी थोड़ी कि सी ऑथर की बुक हमने सेलेक्ट करनी है, वो तो ये सिचुएशन जो यहाँ दे रखी है, कंडीशन यहाँ दे रखी है, उसके बेसिस पे हमने बना दिया कि सी को सिलेक्ट करा, तो ये बन गया हमारे पास, ठीक है। सो अब हम सी को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम अब सी को सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, अब क्योंकि सी से यही बनता है, सी को सिलेक्ट क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज सी को करना है तो फिर ये कॉम्बिनेशन बनने हैं, तो इसका मतलब सी को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है मुझे अब, ठीक है। अब मैं देखता हूँ सी के बिना ए बी डी अगर सेलेक्ट करते हैं तो कौन कौन सा कॉम्बिनेशन और बन सकता है। मान लीजिए, अब फिर पिछले क्वेश्चन की तरह देखते हैं, पहले तीनों को सेलेक्ट करके देखते हैं, ए बी डी तीनों को करते हैं। अगर मैंने ए को ले लिया, बी को ले लिया, डी को ले लिया, डी की जो बुक्स हैं वो सिर्फ 7-8 के साथ ही आ सकती हैं, तो मुझे 5 बुक्स पूरी करने के लिए 2 तो प्रिंट पब्लिकेशन ईयर वाली बुक्स चाहिए ना मुझे, तो डी की बुक सिर्फ 7-8 के साथ ही आ सकती है, तो यहाँ पे 2007 की बुक आएगी, 2008 की बुक आएगी, नॉट पॉसिबल, क्योंकि 8 और ए एक साथ नहीं आ सकते। इसका मतलब ए बी डी आप एक साथ नहीं रख सकते, आप तीनों को एक साथ नहीं रख सकते हो आप, क्योंकि डी जो है वो सिर्फ 7-8 के साथ आएगा, 8 का कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं बन पाएगा। सो ए बी डी तीनों नहीं एक साथ आ सकते, तो हमें 2 ए बी डी में से 2-2 के पेयर बनाने पड़ेंगे, ए बी, ए डी और बी डी, ठीक है। फिर बाकी जो बुक्स रहेंगी 3 वो हमें पब्लिकेशन ईयर वाली चाहिए होंगी। नाउ लेट्स सी, अब हमने मान लीजिए ए बी डी में से पहला पेयर लिया ए और बी का, अब मुझे 3 बुक्स चाहिए यहाँ पे जो पब्लिकेशन ईयर में होनी चाहिए, तो वो 3 कौन सी हो सकती हैं, 2004, अब ए आ गया तो 2004 नहीं आएगा, 2008 नहीं आएगा ना, ए अगर आ गया तो 2004 और 8 नहीं आएगा, बचा क्या 2005, 6 और 7, तो बचा क्या 2005, 2006 और 2007। अब अगर यहाँ पे 5 और 7 एक साथ नहीं आ सकता, इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, ठीक है जी। सिमिलरली सेम लाइंस पे आप कह सकते हो ए और डी का कॉम्बिनेशन भी नहीं बनेगा, सेम लाइंस पे, इसके भी मल्टीपल रीजंस हैं। अगर आप ए और डी का कॉम्बिनेशन बनाते हो यहाँ पे, तो फिर डी की बुक्स 7-8 साथ ही आनी चाहिए, 5-6 के साथ वैसे नहीं आ सकती। ए जो है उसकी वजह से 5-6-7 ही लेना पड़ेगा आपको, तो 5-7 इकट्ठा नहीं आ सकता, विच मीन्स ए और डी का कॉम्बिनेशन भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। सो ए और बी का नहीं बना, ए और डी का नहीं बना। अब बी और डी का देखते हैं, बी और डी। अब बी और डी का कॉम्बिनेशन को बनाते हो आप, तो डी के साथ बुक्स सिर्फ 2007 और 8 की आ सकती हैं, और कोई आ ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो 5 बुक्स बनी नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। ए यहाँ आ नहीं सकता, पहले हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि 2008 आ गया तो ए नहीं आएगा, तो अब यहाँ 5 बुक्स आ ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ए बी का कॉम्बिनेशन भी नहीं बना पेयर, ए डी का भी नहीं बना, और बी और डी का भी नहीं बना, ठीक है। तो सिंगल अपना
पेयर में काम नहीं बन पा रहा। अब अगर सिंगल रख के देखें, अगर हम लेट्स से सिंगल बुक, सिंगल यहाँ पे आपका ऑथर और 4 आपको प्रिंटेड बुक्स चाहिए, अब वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए आ गया तो 4 और 8 वैसे बाहर हो गया, आपके पास 5 बुक्स 4 बुक्स बची नहीं एक साथ लगाने के लिए, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप अकेला बी लेके चलते हो, अकेला बी लेके चलोगे आप, तो बी के साथ जो बुक्स आप रख सकते हो, कौन कौन सी रख सकते हो आप, देखो ज़रा, आपको इतना पता है 2006 की बुक सिर्फ 7 और 8 के साथ ही आ सकती है, ठीक है। तो अगर आपने 2006 की बुक रखी तो 7 और 8 के साथ ही आ सकती है, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो 5 बुक्स हो ही नहीं पाई आपके पास। 2000 अगर आप 2004 लेके चलते हो, 2005 वाली लेके चलते हो, 2006 वाली आप रख नहीं सकते इसके साथ, 2004 2005 ले लिया आपने, 2006 आप रख नहीं सकते क्योंकि 2006 की बुक सिर्फ 7 और 8 के साथ चल सकती है, तो 2006 निकल गया। 2007 आप ले नहीं सकते बिकॉज ये इकट्ठे नहीं हो सकते, ये भी निकल गया। बचा क्या आपके पास, सिर्फ 2008, आपके पास 5 बुक्स बनी नहीं, 4 ही बुक्स बन रही हैं फिर से, तो बी के साथ भी ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अकेला बी लेके चलते हो तब भी पॉसिबल नहीं है। अकेला सी लेके चलोगे तो सिर्फ 2 ही बुक सेलेक्ट करनी है, वो तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। अकेले डी के साथ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डी के साथ आप सिर्फ 2007 और 2008 की बुक्स ही रख सकते हो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 3 ही बुक्स बनेंगी यहाँ पे भी। तो इसका मतलब इधर से कुछ भी कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। सो दीज आर द ओनली 2 पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल टू अस। सो यहीं से आपका जो है सेट सॉल्व होता है, इनके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन, कोई पॉसिबिलिटी हमारी नहीं बन सकती है। सो लिटिल बिट ट्रिकी सेट, मतलब ईजी तो नहीं बोलूँगा मैं, मॉडरेट कैटेगरी का सेट है, इजी नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप पहली बार इन्फॉर्मेशन पढ़ते हो, समझते हो और सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बहुत कन्फ्यूजिंग है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स कैन नॉट बी सिलेक्टेड, कौन सी सिलेक्ट नहीं हो सकती है। बुक रिटन बाय डी हो सकती है सिलेक्ट, सेकंड केस में हो सकती है। द बुक प्रिंटेड इन 5, देखो दोनों केसेस में बुक प्रिंटेड इन 5 सिलेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है ना। बुक प्रिंटेड इन 8 सेकंड केस में हो रही है, बाय ए फर्स्ट केस में हो रही है। विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स मस्ट बी सिलेक्टेड इफ द बुक रिटन बाय ए सिलेक्टेड, मतलब पहला केस चलेगा आपका, तो बी सी और 2006 और 7 ये वाला चलेगा आपके पास। सो ऑप्शन सी आ जाएगा आपका, ठीक है। डी वाली बुक नहीं आएगी, 2005 वाली नहीं आएगी। सो बुक प्रिंटेड इन 2006। विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स मस्ट नॉट बी सिलेक्टेड द बुक रिटन बाय डी सिलेक्टेड, मतलब आपको सेकंड केस लेके चलना है, तो अगर डी की बुक सिलेक्ट होती है तो ए की सिलेक्ट नहीं होगी, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। इस केस में ऑप्शन ए आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। बाकी अगर डी की सिलेक्ट होती है तो बी की हो जाएगी, 7 8 वाली भी हो जाएगी, राइट जी। सो थोड़ा ट्रिकी सेट था ये वाला, थोड़ा डिफिकल्ट मॉडरेट सेट था, मतलब मॉडरेट कैटेगरी सेट था ये वाला, ठीक है, इजी नहीं था। चलिए आई होप सबको समझ आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तो इस सेट में हमें क्या दे रखा है, ठीक है, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के 11 प्लेयर्स हैं, फुटबॉल प्लेयर्स हैं। ईच ऑफ देम कैन प्ले इन एटलीस्ट वन ऑफ द पोजीशंस, डिफेंस, मिडफील्ड, फॉरवर्ड एंड गोल कीपिंग, ठीक है। तो 11 लोग हैं, तो इनमें से मतलब ये जो लोग हैं ज़रूरी नहीं एक ही पोजीशन पे खेल रहे हैं, दे कैन प्ले इन एटलीस्ट वन ऑफ द पोजीशंस, ठीक है जी। अमंग देम ए बी सी एंड के आर डिफेंडर्स, सी डी ई एफ आर मिडफील्डर्स, ठीक है, ये हमें दे रखे हैं। एफ जी एच आई फॉरवर्ड्स हैं और जे एंड के आर गोल कीपर्स, ऑल राइट जी। तो यहाँ पे जो ए बी सी और के है ये लोग डिफेंडर्स हैं, सी डी ई एफ, सी डी ई और एफ ये लोग मिडफील्डर्स हैं, ठीक है, और एफ जी एच और आई ये लोग फॉरवर्ड खेलते हैं, और जे और के गोलकीपर्स हैं, जे एंड के दे आर गोलकीपर्स। अ टीम ऑफ 6 प्लेयर्स इज टू बी सिलेक्टेड फॉर एन एग्जीबिशन मैच, तो मतलब फुल टीम नहीं बनानी है, हमें सिर्फ 6 प्लेयर्स की टीम बनानी है विद द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस, जो हमें दे रखी हैं रिस्ट्रिक्शंस। द टीम शुड कंसिस्ट ऑफ 1 गोलकीपर, एक टीम में गोलकीपर होना चाहिए, ठीक है, 2 डिफेंडर्स होने चाहिए, 1 मिडफील्डर होना चाहिए और 2 फॉरवर्ड होने चाहिए, ठीक है, 2 फॉरवर्ड प्लेयर चाहिए हमें। तो ये हमारी कंडीशन है। और क्या कंडीशंस हैं, सिलेक्शन कैसे होगी, ओनली 1 अमंग जे एंड के सिलेक्टेड, तो जे और के में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा, ठीक है, जे और के इसमें से एक ही सिलेक्ट होगा। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जे और के एक गोलकीपर्स हैं, ठीक है ना,
और एक गोलकीपर में चाहिए, तो इसका मतलब जे और के में से किसी एक को ही सिलेक्ट होना है, एक को सिलेक्ट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जे और के में से किसी को सिलेक्ट ना करो आप, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जे एंड के आर द ओनली गोलकीपर्स अवेलेबल, एक गोलकीपर चाहिए हमें तो एक को तो सिलेक्ट होना ही पड़ेगा। इफ डी सिलेक्टेड नीदर सी नॉर के कैन बी सिलेक्टेड, तो डी सिलेक्ट हो रहा है तो सी और के सिलेक्ट नहीं होंगे, ना सी सिलेक्ट होगा ना के सिलेक्ट होगा, ठीक है। सी और के सिलेक्ट नहीं होंगे उस केस में। इसका मतलब ये है कि अगर सी और के सिलेक्ट हो रहे हैं तो फिर डी नहीं होगा, क्योंकि अगर डी हुआ तो फिर सी और के नहीं होने चाहिए थे, ठीक है जी। ऐसे ही अगर बी सिलेक्ट होता है तो एफ और आई नहीं होंगे, विच मीन्स अगर एफ और आई में से कोई होता है तो फिर बी नहीं होगा, क्योंकि अगर बी हुआ तो फिर एफ और आई नहीं होने चाहिए थे। आगे अगर एफ या सी में से कोई एक सिलेक्ट होता है तो जे सिलेक्ट नहीं होगा। इफ एफ और सी सिलेक्टेड जे इज नॉट सिलेक्टेड, ठीक है, तो जे सिलेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब अगर जे सिलेक्ट हुआ तो फिर एफ और सी में से कोई सिलेक्ट नहीं होगा। अमंग डी एफ सी ओनली वन इज सिलेक्टेड, तो डी एफ और सी में से एक ही सिलेक्ट होना चाहिए, डी एफ सी में से ओनली वन। अब जरूरी नहीं कि एक का होना जरूरी है, नहीं, ओनली वन, मतलब एक अगर हुआ तो एक ही होगा, सारे नहीं होंगे, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस में क्या डिमांड कर रहे हैं। चलिए, तो ये कंडीशन हमारे पास, पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ जे सिलेक्टेड हु विल बी सिलेक्टेड एज फॉरवर्ड। अगर जे सिलेक्ट होता है तो चलिए, अगर जे सिलेक्ट हुआ तो फॉरवर्ड पे कौन सिलेक्ट होगा। अब मुझे इतना पता है यार, जे और के में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा, ठीक है ना। तो अगर जे सिलेक्ट हुआ तो के बाहर हो गया, तो जे एज अ गोलकीपर ही सिलेक्ट होगा फिर, तो जे सिलेक्ट होगा एज अ गोलकीपर। अब आपने जे को सिलेक्ट कर लिया तो इसका मतलब एफ और सी सिलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर एफ या सी में से कोई एक सिलेक्ट होता तो जे सिलेक्ट नहीं हो सकता था। तो अगर जे सिलेक्ट हो रहा है तो एफ या सी सिलेक्ट नहीं होंगे, मतलब एफ बाहर हो गया आपका, सी बाहर हो गया, एफ सी बाहर हो गया, जहां जहां एफ सी लिखिए बाहर हो गया, के भी आपका बाहर हो चुका है बिकॉज जे आपका आ चुका है। जे और के में से एक ही सिलेक्ट होना था, विच मीन्स ए और बी डिफेंडर खेलेंगे, ठीक है ना। ए और बी विल प्ले एज द डिफेंडर्स, ठीक है जी। और मिडफील्ड पे कौन आएगा। अब हमें पूछा गया है कि फॉरवर्ड कौन होगा, ठीक है। फॉरवर्ड पे आते हैं। देखो बी अगर खेल रहा है तो एफ और आई नहीं खेलेंगे, अगर बी खेल रहा है तो एफ और आई नहीं खेलेगा, आई भी नहीं खेलेगा। बी खेल गया तो एफ और आई नहीं खेलेगा, इसका मतलब जी और एच ही बचे आपके लिए फॉरवर्ड के लिए। तो फॉरवर्ड पे कौन आएगा, इधर जी, सॉरी बोथ जी एंड एच, ठीक है, सिर्फ जी और एच ही आ सकते हैं, ओनली जी एंड एच। सो ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक एक करके जो कंडीशंस हैं प्लेयर्स की वो हमें साथ में जो है वेरीफाई करवानी पड़ेंगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेज के अगर इफ एफ इज सिलेक्टेड एज द मिडफील्डर इन हाउ मेनी वेज कैन द टीम बी सिलेक्टेड। इफ एफ इज सिलेक्टेड एज अ मिडफील्डर, ठीक है जी। आपने इसका मतलब एफ को मिडफील्ड पे सिलेक्ट कर लिया, मिडफील्डर हमें एक ही चाहिए था, वो आपने एफ सिलेक्ट कर लिया उसको, एफ इज द वन, ठीक है, जो मिडफील्डिंग में मिडफील्डर है जो, ठीक है। अगर एफ आ गया, देखो एफ आ रहा है तो हमें पता है डी एफ सी में से एक ही सिलेक्ट होगा, एफ आपने सिलेक्ट कर लिया, विच मीन्स डी और सी सिलेक्ट नहीं होंगे, सी सिलेक्ट नहीं होगा, डी सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये लोग सिलेक्ट नहीं होंगे, सी सिलेक्ट नहीं होगा। फिर आपने यहाँ से एफ को सिलेक्ट करा तो बी सिलेक्ट भी नहीं होगा, एफ को सिलेक्ट किया तो बी भी नहीं होगा, और एफ को सिलेक्ट किया तो जे भी नहीं होगा, तो जे भी बाहर हो गया आपका, विच मीन्स के आपका गोलकीपर बनेगा, के इज द गोलकीपर इन दिस केस, ठीक है। फिर आपने एफ को सिलेक्ट किया तो बी भी नहीं होगा सिलेक्ट, क्योंकि बी सिलेक्ट होता तो एफ नहीं होता, फिर एफ सिलेक्टेड है तो बी नहीं होगा, बी सिलेक्ट नहीं होगा। के आप गोलकीपर बना चुके हो, के गोलकीपर बन गया, ठीक है, इस तरह से लिख के देखना पड़ेगा। तो एफ अगर आपका मिडफील्डर है तो इसका मतलब जे नहीं आएगा तो के गोलकीपर बनेगा, ठीक है। डी एफ सी में से कोई एक सिलेक्ट करना है तो एफ और सी और डी नहीं आएंगे, सी नहीं आएगा, के आपका गोलकीपर बन चुका है, एफ आ रहा है तो बी नहीं आएगा, विच मीन्स डिफेंडर के लिए मेरे पास एक ही बंदा बचा ए, जबकि डिफेंडर में दो चाहिए। इस केस में मेरे पास डिफेंडर ही एक बच रहा है, वो ए बन रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये टीम पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, सो नो सच टीम इज़ पॉसिबल, कोई भी टीम यहाँ पे बन ही नहीं सकती, ठीक है ना। अदरवाइज मेरे पास इस तरह से चल रहा है अगर, तो मेरे पास कोई डिफेंडर बच ही नहीं रहा है यहाँ पे तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब।
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अगर डी को सेलेक्ट करते हो आप एज अ मिडफील्डर, तो डी आपका मिडफील्डर है, इन हाउ मेनी वेज द टीम कैन बी सिलेक्टेड। अब इस केस में क्या है, डी आपका मिडफील्डर है, आपने डी को सिलेक्ट कर लिया, डी सिलेक्ट हो गया, डी एफ सी में से कोई एक सिलेक्ट होना है, तो डी सिलेक्ट हो गया, एफ और सी नहीं होंगे, तो आपका सी बाहर हो गया, एफ बाहर हो गया, ठीक है। और डी अगर मिडफील्ड पे खेल रहा है तो ई नहीं आएगा, बिकॉज मिडफील्ड पे हमें एक ही प्लेयर चाहिए था, वो डी आ चुका है, तो ई की तो कहानी खत्म होगी, ई तो आएगा ही नहीं। एफ और सी नहीं आएंगे, तो एफ यहाँ ये वाला एफ भी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद अगर डी सिलेक्ट होता है तो सी और के भी नहीं आएंगे, तो के भी नहीं, के भी बाहर हो जाएगा, के बाहर हो गया तो ए और बी आपके पास डिफेंडर बचे सिर्फ, तो डिफेंडर ए और बी बनेंगे यहाँ पे, ए एंड बी इज द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर डिफेंडर्स। फर्दर के बाहर हो चुका है, ठीक है, तो जे ही आपका गोलकीपर बन पाएगा, सो जे विल बी द गोलकीपर इन दैट केस, जे इज द गोलकीपर, ठीक है जी। अब मुझे देखना है फॉरवर्ड पे कौन खेलेगा। देखो अब बी खेल रहा है यहाँ पे, बी इज प्लेइंग एज अ डिफेंडर, बी खेल गया तो एफ और आई नहीं खेल सकते, एफ बाहर है, आई बाहर हो जाएगा, तो बचा कौन, जी और एच, तो जी और एच ही आपके फॉरवर्ड खेल सकते हैं, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। अब देखो यार, डी अगर आपने मिडफील्ड पे खिलाया तो ई वैसे बाहर हो गया, ठीक है, सी और एफ आ नहीं सकते बिकॉज ऑफ दिस रीजन के डी एफ सी में से कोई एक खेलेगा, डी आ गया तो के गोलकीपर, डी आया तो के नहीं आ सकता, तो जे आपका गोलकीपर खेल रहा है, सी और के खेल नहीं रहे, ठीक है, डी आएगा तो सी और के खेल नहीं रहे, ए और बी आपका डिफेंडर, तो डिफेंडर मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, ए और बी की। मिडफील्ड तो डी फिक्स्ड है ऑलरेडी, फॉरवर्ड पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, जी और एच की, गोलकीपर की एक ही पॉसिबिलिटी है, जे की, क्योंकि डी आ रहा है तो के आएगा नहीं, तो इसका मतलब एक ही टीम, यही एक पॉसिबिलिटी बनती है मेरे पास टीम की, जिसमें मैं 6 प्लेयर्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इन हाउ मेनी वेज द टीम कैन बी सिलेक्टेड, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी सिलेक्टेड एज अ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड पे कौन नहीं खेल सकता। अब देखो फॉरवर्ड हमारे पास जो अवेलेबल है एफ जी एच आई है, वही आपको ऑप्शन में दे रखे हैं, तो हमें यहाँ पे 1 बाय 1 ऑप्शंस को ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है, 1 बाय 1 हमें ऑप्शंस को ही यहाँ पे चेक करके देखना पड़ेगा किसको हम फॉरवर्ड पे नहीं खिला सकते, ठीक है, क्या वो एफ है, जी है, एच है या आई है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे ना, तो वहाँ पे ये था कि अगर एफ को आपने मिडफील्डर सेलेक्ट किया, वो मिडफील्डर तो खैर अलग बात थी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता था, जब हमने एफ को सिलेक्ट किया था तो उस केस में कोई टीम ही नहीं बन पाई थी, ठीक है ना, तो इसका मतलब एफ के सिलेक्शन से टीम नहीं बन पाएगी, ये तो पक्का है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से तो आंसर इसका एफ होना चाहिए, ठीक है ना, कि एफ को हम अगर फॉरवर्ड खिलाते तो क्या होता है, लेट्स से एफ आपने फॉरवर्ड पे खिला दिया तो टीम फिर नहीं बन पाएगी, क्योंकि अगर आपने एफ को खिलाया तो जे नहीं खेलेगा, जे नहीं खेलेगा तो इसका मतलब के आपका गोलकीपर होगा, कि आपका गोलकीपर बन गया। अगर आपने एफ को खिलाया तो बी नहीं खेलेगा, ठीक है ना, तो आपने एफ को खिलाया तो बी खेलेगा नहीं, ठीक है जी, क्योंकि बी खेलता तो फिर एफ नहीं खेलता, कि आपका अवेलेबल है गोलकीपर के लिए ठीक है, क्योंकि एफ खेलेगा तो जे नहीं खेलेगा, हाँ ठीक है, एफ खेलेगा जे नहीं खेलेगा तो के ही गोलकीपर बनेगा, के गोलकीपर के लिए अवेलेबल है आपके पास। फर्दर डी एफ सी में से एक ही पर्सन खेल सकता है, तो अगर आपने एफ खिला दिया तो सी नहीं खेलेगा, सी फिर नहीं खेलेगा, तो बचा क्या डिफेंडर के लिए, सिर्फ एक ही पर्सन बचा है मेरे पास, ए। यही सिचुएशन आपकी सेकंड क्वेश्चन में भी आई थी, जहाँ पे कोई टीम नहीं बन पाई थी, ठीक है। सो डजंट मैटर कि एफ कौन सी पोजीशन पे खेल रहा है, इतना पक्का है अगर एफ खेलेगा तो टीम बन ही नहीं सकती है, ठीक है। सो अमंग द फॉलोइंग हु कैन नॉट बी सिलेक्टेड एज द फॉरवर्ड, सो ऑप्शन ए आपका आंसर बन जाएगा, राइट जी। सो आई होप ये सेट सबको समझ आया। इनफैक्ट ये जो पूरी की पूरी सीरीज़ थी हमारी सिलेक्शंस के ऊपर, जो सीरीज़ थी जिसमें 5 हमने टॉपिक किए, सारे आपको समझ आए होंगे। इस सीरीज़ के देखो, पहली बात तो ये बेसिक डीएलआर सीरीज़ है ये वाली, ये सीरीज़ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है और उनको एलआर में दिक्कत आ रही है कि इन्फॉर्मेशन को कैसे अरेंज करना है, कैसे इन्फॉर्मेशन में से काम का पार्ट निकाल के कैसे उसको हमें प्रॉपर्ली एनालाइज करके अरेंजमेंट बनानी है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये उन लोगों के लिए सीरीज़ है। तो इस सीरीज़ के जो पूरे के पूरे बाकी के जो लेक्चर, जो पहले पिछले लेक्चर्स हैं, उन सबकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोरओवर अगर किसी को लगता है कि ये सीरीज़ जो हम ये कर रहे हैं, ये जो कोर्स है बेसिक वाला कोर्स है, अगर बहुत बेसिक है और उसको ये सब चीज़ें आती हैं और वो एडवांस लेवल के सेट, जो एक्चुअल कैट लेवल सेट अगर वो सॉल्व करना चाहता है, तो
उसका भी जो लिंक है, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें 400 प्लस आपको एक्चुअल कैट लेवल सेट्स मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, अगर आपको ये सेट्स अच्छे लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है जी। और इसके बाद हम अगला जो टॉपिक है वो लेके आएंगे। टिल देन, थैंक यू।